जी। तो अब लेकिन एक नैरेटिव तो फिर से खड़ा हो रहा है, बार-बार वही बातें कही जा रही हैं, जो आप भी हमेशा डिबेट में कहती हैं कि भई जंगल राज तो अब है, पहले तो जंगल राज नहीं था। फिर अभी जो हुआ है अनंत सिंह के इलाके में, उस पर ये पर्यवेक्षक जो होते हैं चुनाव आयोग के, आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कोई? चुनाव आयोग से आप सवाल पूछिएगा तो फिर उसी तरह का बोल देंगे कि सवाल पूछा जा सकता है क्या? या इस तरह की सूचनाएँ बाहर ला सकते हैं क्या? इस तरह का बात वो बोलेंगे। आप खुद सोचिए ये व्यक्ति खुद अपने वीडियो में बता रहा है, अनंत सिंह का नाम का जो व्यक्ति है, ये खुद बता रहा है कि 40 गाड़ियों का काफ़िला लेकर के घूम रहा है। और जबकि आप चुनाव आयोग के मैनुअल को ही पढ़िएगा तो 10 गाड़ी से ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। तो ये 30 गाड़ियाँ जो ऊपर चल रही थी, ये किसके इशारे से चल रही थी और जब खुले तौर पे उल्लंघन हुआ है, तो फिर चुनाव आयोग को तो स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए ना। पर कहाँ से कार्रवाई करेंगे? आपको शुरू से मतलब सब लोग इस देश में मैं मानती हूँ कि इस देश का सिटीज़न मूर्ख नहीं है। इस देश का हर नागरिक समझता है कि चुनाव आयोग किसके साथ काम कर रही है और हम कितना इनको बोलें। हम तो कहते हैं ना कि कहते हैं बोलते-बोलते इंसान थक जाता है, फिर भी सुनते नहीं है ये लोग। तो हम अगर आप स्वतः कार्रवाई नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी बन गए हैं। तो हमारा यही कहना है कि इस पूरे मसले में इनको तो खुद ही स्वतः कार्रवाई करनी थी, जो इन्होंने नहीं किया और खुद ही अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और दूसरी बात कि जिस तरीके से जो घटना हुई है, उसका उसका जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है और इस तरीके के वाक़ये अगर आज हो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि किसी गंभीर स्थिति से बिहार गुज़र रहा है? आप खुद सोचिए कि जिस पुलिस के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक बना करके रखे, जनता के बीच माहौल ठीक रखे, उसी पुलिस की हत्या हो जा रही है। सिवान में अनिरुद्ध पासवान जी जो दरोगा, उनकी गला रेत करके हत्या कर दी गई। तो आप सोच लीजिए कि कितना भयावह महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है, पर इस पे बात करना कोई नहीं चाहता है। कल की अगर मैं आपको घटना बता दूँ, कल आरा में पिता और उसके पुत्र दोनों की हत्या कर दी गई और सोचिए उनके घर में सगाई होनी थी उनके बड़े बेटे की, क्या माहौल रहा होगा उस घर में। और ये तब हो रहा है जब चुनाव है बिहार में, पूरा सेंट्रल फोर्स से लेकर के सब लोग वहां पर मौजूद हैं, इतनी भारी संख्या में, उसके बावजूद ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ना प्रशासन इनके काबू में है और पूरी तरीके से जो तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं ना कि गृह विभाग भले नीतीश कुमार जी के अंदर है, पर अंदर होते हुए भी अंदर नहीं है, कोई और चला रहा है। तो आपको या पार्टी को कोई शक है इस बात का कि चुनाव निष्पक्षता से नहीं होंगे? देखिए, तेजस्वी जी इसी चलते हर रैलियों में भी जहाँ जा रहे हैं, वो एक लाइन हर जगह बोल रहे हैं कि अमित शाह जी के जितने दुलारे ऑफिसर्स हैं, वो किसी तरह की भूल में ना पड़े कि आप किसी तरह से गड़बड़ करिएगा तो आपको छोड़ा जाएगा। गड़बड़ कीजिएगा तो जनता ही नहीं छोड़ेगी, बाकी विपक्ष का तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसीलिए गड़बड़ करने से ये खुद को रोक ले, वरना जो पिछले बार इन्होंने किया, आपने देखा रविंद्र जी, 11 वोट, 12 वोट से हराया गया। 32 सीटें ऐसी थी लगभग जहाँ 2 से 3 हज़ार वोटों के मार्जिन से हम लोगों ने लूज़ किया। ओवरऑल अगर बिहार का आकलन किए होंगे, मात्र 12,000 वोटों से हम सरकार नहीं बना पाए, कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता है। और कई जगह तो रात में काउंटिंग ही शुरू की गई। शुरू किया गया और फिर बंद कर दिया गया, फिर दोबारा से रात में काउंटिंग शुरू हुई। तो ये सारी चीज़ें तो हम देख देख चुके हैं, झेल चुके हैं 2020 में और जनता भी इस बात से बहुत परेशान है कि जो 2020 में हुआ, वो 2025 में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम भी अपने तरफ से पूरी तैयारी किए हुए हैं कि कहीं भी पोलिंग बूथ पे काउंटिंग के दौरान में कहीं भी किसी तरह का कोई समस्या ना हो, चोरी धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि अब तो चुनाव आयोग पे कोई भरोसा ही नहीं रह गया। तो अब तो सिर्फ हम सिर्फ जनता पे भरोसा कर सकते हैं, अपने लोगों पे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मजबूती से तैयारी किए हुए हैं कि कहीं पर इस तरह की कोई घटना हमें अप्रिय घटना हमें देखने को ना मिले। प्रियंका जी, एक और बात ये है कि जैसे मूल रूप से अगर हम 2 बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करें बिहार में, तो बीजेपी और आरजेडी, ये 2 बड़ी पार्टियाँ हैं जिनके मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं हर बूथ पर। अब बूथ मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जिस तरह से बीजेपी, ये तो हमको मानना पड़ेगा कि बीजेपी का मैनेजमेंट तो अच्छा है। चुनाव आयोग का समर्थन है वो बात अलग है, पर मैनेजमेंट उनका अपने लेवल पर अच्छा है। उस मैनेजमेंट, उनके पास पैसा भी बहुत है। आप लोग उसको कैसे मुकाबला करेंगे? आप लोगों के पास तो बहुत सीमित पैसा है, आपके ऊपर तो एजेंसीज़ की भी नज़र रहेगी। फिर कैसे मैनेज कर पाएँगे बूथ लेवल तक आपका कार्यकर्ता वोटर जाए और हर व्यक्ति घर से निकल कर के आ पाए? इसके लिए आप लोग क्या एन्श्योर करेंगे?
रविंद्र जी, सबसे पहले तो आप खुद देखिए कि आज भी हमारे पार्टी की तरफ से मनोज झा जी ने एक चिट्ठी लिखी है कि 7 तारीख को दोबारा से 10,000 रुपए खाते में आने हैं महिलाओं के। ये जी। प्रक्रिया रुकनी चाहिए। पर देखते हैं चुनाव आयोग का इस पे क्या रुख रहता है। मैं तो पहले से जानती हूँ कि ना रोकेंगे, ना रुकने देंगे, क्योंकि उनको उनके लिए काम करना है। रही बात कि हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो चुनाव शुरू होने से 1 से 2 महीने पहले ही हम लोगों ने एक संवाद कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें कुछ लोग हम लोग अब मैं खुद भी उसका हिस्सा रही। हम लोग गाँव-गाँव जा रहे थे और बूथ एजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ चला रहे थे, जिसमें 17 सी फॉर्म को कैसे देखना है, कैसे लोगों को लाना है, बूथ तक पहुँचाना है, कैसे 2 लोगों को रखना है, टेबल अपना एक होगा वहाँ पर सिंबल के साथ में कि हम लोगों की मदद कर पाएँ। ये सारी चीज़ों पर ही हम फ़ोकस्ड हैं, इसीलिए हमने 2 महीने पहले से ट्रेनिंग भी शुरू की थी अपने लोगों की। और इस बार भी और हमारे पास मतलब क्या है ना कि नंबर सिस्टम, कॉल करना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कर रखी है, क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास और हमारे पास जो है वो जनबल है, धन बल नहीं है। और कभी से राष्ट्रीय जनता दल के पास धन बल रहा ही नहीं, सिर्फ जनबल है, इसलिए मास लेवल पार्टी कहा जाता है। और मैं इस बात से एग्री करती हूँ आपके कि इनके पास पूरी तरह से स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर बनाने के लिए बीजेपी को पैसा भी तो बहुत है। आप यहीं आरएसएस का केशव कुंज बिल्डिंग देख लीजिए ना दिल्ली में, लगता है 5 सितारा होटल भी उसके सामने फेल है। तो पैसे तो इनके पास काफी हैं, पर वही मैं मानती हूँ कि अगर आपके पास जनता है जो खुद एक तरीके से कहते हैं ना कि जागृत होकर के देख रही है, चीज़ों को एनालाइज़ कर रही है और कहीं कुछ नहीं होने देगी, इस बात को इंश्योर कर रही है, तो कहीं कुछ गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। दूसरे तौर पर यूथ, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो एक युवा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या बिहार में है, अराउंड 58 टू 60%। इसका मतलब है मैं मानती हूँ कि जो बिहारी युवा हैं, अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, एक कहते हैं ना कि एक सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस चाहते हैं लाइफ के लिए, उसके लिए वो खुद तैयार हैं और हर जगह पर जो हमारा बूथ एजेंट भी है, पोलिंग एजेंट है, सबके साथ ये यूथ आपको खड़े मिलेंगे। देखिए, एक तो मुझे इस चुनाव की सबसे अच्छी बात ये लगी कि कम से कम आप लोग आप हैं, कंचना हैं और बल्कि जेडीयू की प्रवक्ता भी, कम से कम आप लोग पढ़ी-लिखी लड़कियाँ सामने आई हैं और बिहार का चेहरा बनकर आप लोग अपनी-अपनी पार्टी की बात रख रही हैं। मुझे लगता है ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बिहार की जो छवि यहाँ से बदली जाएगी, स पार्टियाँ तो कितने बदलेंगी मुझे नहीं पता, पर आप लोग जो है कम से कम आप लोग नए तरीके से परिभाषित करेंगे। पर मुझे ये बताइए प्रियंका जी, एक जो सबसे बड़ी बात बिहार में कही जाती है कि ईबीसी जो है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसको बोला जाता है, वो सेक्शन कहीं न कहीं यादव समाज से अपने आप को अलग पाता है या उनके मुखालफत में पाता है और इसी वजह से ईबीसी का एक बड़ा वोट बैंक जेडीयू के पास चला गया। आप इस बात से एग्री करती हैं कि अब वो जो लाइन थी वो खत्म हो गई है और ओबीसी या ईबीसी समाज एक हो गया है? ऐसा कुछ मानती हैं आप? आपने जो मोकामा में देखा, ईबीसी समुदाय के ही वो प्रत्याशी थे जिनकी रक्षा करने के लिए यादव समुदाय के व्यक्ति की हत्या हो गई। तो ये कहीं भी क्यों लाइन थी क्यों ही नहीं। बिल्कुल, क्यों? कहीं लाइन थी ही नहीं, लाइन क्रिएट किया गया। ये लाइन बनाना बीच में ये जो किया गया तोड़ने का काम, डिवीज़न का काम तो आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी का शुरू से रहा है ना। चाहे वो धर्म के आधार पर तोड़ना हो, जाति के आधार पर तोड़ना हो, पिछड़ों को पिछड़ों के खिलाफ खड़ा करा देना हो, दलितों को दलितों के खिलाफ करा देना, जाटव वर्सेस नॉन जाटव करा देना हो, यादव वर्सेस अदर्स करा देना हो, ये तो उनका काम है। और कहीं मूल रूप से मैं मानती हूँ कि कहीं न कहीं वो लोग सफल भी हुए इस बात में। लेकिन क्योंकि आपके पास चौथा लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर जो था मीडिया, अब पूरी तरह से उसको कंट्रोल करनी है और नैरेटिव मेकिंग में किस तरह से एक इको चेम्बर क्रिएट कराया जाता है और किस तरीके से अपनी बात को ही बहुत दूर-दूर तक पहुँचाया जाता है और जो नहीं भी है उस झूठ को भी सच बना के परोसा जाता है। ये तो मीडिया करने में एकदम कहते हैं महारत हासिल किया हुआ है, ये उसने किया क्योंकि 38% टू 40% लोग पिछले लोकसभा चुनाव में भी अपना वोट जो किस तरीके से कास्ट किए थे मीडिया को देख करके, टीवी डिबेट्स को लेकर के, तो आप सोचिए कि कितना इसका इम्पैक्ट होता है। पर मैं मानती हूँ कि हमारी पार्टी इसीलिए जानी भी जाती है कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और उस पे अमल भी करते हैं। इसीलिए अभी भी देखिएगा आप तो जिस तरीके से टिकट का बँटवारा हुआ, हमने पूरी कोशिश की कि सभी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दे पाएँ। महिलाओं में भी आप देखिए, आपने महिलाओं का ज़िक्र किया कि 2 लोग टीवी फेस दिख रही हैं फेस बन करके। हमने सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो 24% टिकट महिलाओं को दिया अकेले। जबकि आप जेडीयू को एनालाइज़ कीजिए 13 दिया है और बीजेपी को दिया 13 दिया है। अगर आप महागठबंधन की बात करें मैक्सिमम हमने ईबीसीज़ को टिकट दिए, मुस्लिम समुदाय को टिकट दिए, महिलाओं को दिया है, सभी को बराबर भागीदारी दी है। पर उसके ऊपर उसके बाद
उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का बनाया जाता है तो मैं कहूँगी कि ये नैरेटिव बिल्डिंग का ही नतीजा है। और इस बार मुझे लगता है लालू जी हमेशा कहा करते थे कि वोट के पहले जिन निकलेगा, और जिन मतलब जो सबसे ताकतवर होता है, वो ताकतवर समुदाय ईबीसी समुदाय है। इसीलिए आप देखिए कि घोषणा पत्र में भी इस बार जो हमने ये कहा है, चाहे वो नोनिया समाज हो, बढ़ई समाज हो, लोहार हो, सुनार हो, जितने भी हो, हम सबको सहायता राशि प्रदान करेंगे ताकि वो अपने लिए बेहतर इक्विपमेंट्स खरीद पाए और आगे बढ़ पाए। हमने कहा कि अति पिछड़े समुदाय के लिए नगर निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, हर जगह हम रिजर्वेशंस को बढ़ाएंगे, और खासतौर पर जिस तरह से एससी एसटी अट्रॉसिटी एक्ट है, उसी तरीके का हम अति पिछड़ों के लिए भी लाएंगे। और हम और सबसे पहले आप देखिएगा तो अति पिछड़ों का आरक्षण किन्होंने बढ़ाया? सबसे पहले वो लेकर के आए कर्पूरी ठाकुर जी, उसको बढ़ाने वाले फिर रहे लालू जी, उसके बाद राबड़ी जी ने बढ़ाया, फिर जाकर के आप देखिएगा तो जब तेजस्वी जी हमारी 17 महीने की सरकार बनी थी, तब हमने ईबीसी आरक्षण को 25% बढ़ाया। फिर उसको रोकने वाले कौन लोग थे? हमने तो ये कहा था कि उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दो। हम तो 4 पत्र लिखा तेजस्वी जी ने मोदी जी को, पर 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया। अगर कर देते तो जो बढ़े हुए आरक्षण थे अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वो कम से कम खत्म तो नहीं होता ना। तो अगर ये अति पिछड़ों के हितैषी थे, नीतीश कुमार जी जैसा एक गढ़ा जाता है, कौन नैरेटिव बिल्डिंग किया जाता है, तो कम से कम इनको इस चीज के लिए तो लड़ जाना चाहिए था। कहते पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाया गया, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। नहीं लड़े, लड़ेंगे कहां से? लड़ने की अवस्था में रहते तो लड़ते, लड़ने की अवस्था में ही नहीं है। लेकिन प्रियंका जी, ये